अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेज़बान फरहान रजा। नाजरीन, वैसे तो हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि मुल्की मसाइल पर काफ़ी हद पर कंट्रोल कर लिया गया है और अब मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। इस पर कुछ हद तक हकीकत भी है। कुछ ऐसे मसाइल जो मईशत से रिलेटेड हैं उस पर हुकूमत ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी चीज़ें हमें पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर मुल्क के अंदर मसाइल जो हैं उनकी बात की जाए तो वो काफ़ी हद तक जूं के तूं हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। हर पार्टी के अंदर या तो उसके अपने अपने इख्तलाफात हैं या फिर दूसरी सियासी पार्टी जो हैं उनसे इख्तलाफात मौजूद हैं। और पाकिस्तान जो कि इस वक्त दहशतगर्दी का सामना कर रहा है, अगर सियासी जमातें एक पेज पर ना हुई, मुल्क की जो बड़ी जमातें हैं उनका बयानिया एक ना हुआ तो दहशतगर्दी के खिलाफ फिर ये जंग जीतनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और अपोजिशन जमातें जो हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर हुकूमत सबको ऑन बोर्ड लेती है तो जाहिर है उसके लिए हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी भी सामने आनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे सवालात हैं अभी कि हमारे यहाँ जब कोई सान्या हो जाता है, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, तो अभी तक नेशनल एक्शन प्लान के बारे में हुकूमत ने क्या काम किया, सियासी जमातें जितनी जमातें हैं उन्हें ऑन बोर्ड लेने के लिए हुकूमत ने क्या मेहनत की, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। क्योंकि मुल्क में बाकी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है अब वो कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन जब तक हम दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से नहीं उखाड़ेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। चाहे हम मईशत कितनी ठीक करने की कोशिश कर लें, चाहे हम अपने दूसरे ममालिक से ताल्लुकात कितने अच्छे कर लें, हुकूमत के दावे कितने बढ़ते रहें, लेकिन जब मुल्क के अंदर अमन व अमान नहीं होगा तो मेरे ख्याल में मईशत भी तरक्की नहीं कर सकती और बाकी मसाइल भी जूं के तू रहेंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि अभी हुकूमत के लिए चैलेंजेस तो शुरू से ही बहुत ज्यादा है। मईशत के लिए अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे जिन पर हुकूमत ने भरपूर काम भी किया, मेहनत भी की, लेकिन उसके साथ साथ अब दहशतगर्दी के हवाले से भी अब मामलात हमारे सामने हैं। KPK से जो सियासी इख्तलाफात है वो अपनी जगह, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि KPK गवर्नमेंट जो है वो आपकी हुकूमत के जो है वो सामने खड़ी हुई नजर आती है। इसके अलावा बलोचिस्तान के मामलात जो हैं वो हुकूमत की फेवर में उस तरह से नहीं है, लेकिन अब सिंध की भी नाराजगी सामने आ रही है मुख्तलिफ सियासी मुख्तलिफ इशूज पर। कैनाल्स का इशू हमारे सामने, और कल एक दो दिन से हमने देखा कि काफी सियासी टेम्परेचर जो है पीपल्स पार्टी को लेकर भी काफी गर्म दिखाई देता है। तो ये इतने सारे चैलेंजेस हैं, इनसे कैसे निपटा जाएगा? क्या हुकूमत ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं या किस तरह से टैकल की जाएंगी ये सब चीजें? जी फरहान रजा साहब, बहुत शुक्रिया। आपका काफी लंबा सवाल था, इसमें काफी सारी चीजें जो है वो कवर करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये कि जिस आपने भी इस चीज़ में अपने इंट्रो में भी और अभी सवाल में भी इस चीज़ का एतराफ़ किया कि हुकूमत ने जो माशी मैदान में काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ों को दुरुस्त किया है। तो देखें, मैं बड़े ऑनेस्टली के साथ ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये बात करूँगा कि विद ऑल माई ऑनेस्टी के हम लोगों के जब 16 मंथ्स की जो गवर्नमेंट संभाली थी तो उस वक्त चैलेंजेस डिफरेंट थे। उस वक्त जो इमरान खान की जो हुकूमत जो है वो अभी जो है वो एक पाकिस्तान में तबाही का जो एक जो पीछे अपना गन छोड़ के गई थी उसको साफ करने में हमें थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ा। बैकफुट पे इस तरह के कुछ गैर मकबूल गैर सियासी फैसले करने पड़े, हालांकि सिलेक्शन सर पे था। इलेक्शन के बावजूद हमने कीमतें बढ़ाई। कोई भी सियासी जमात हो, आप मुझे ये बंदा बताए कि आप एक सियासी जमात के हेड हो या आप उसके मेंबर हो, तो आप अगर 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए तक पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं और अगले चंद एक महीनों में आपको इलेक्शन में जाके उन्हीं अवाम से वोट लेना पड़े, तो फिर हाशमी साहब क्या मैं ये कहना हक बजाने भूंगा कि आपने PTI के बजाय आपने जो PDM हुकूमत थी उनकी चीजें दुरुस्त की हैं? मैं वो लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करूंगा जो आपने कहा, लेकिन क्या उनकी चीजें जो थी उन्हें आपने समेटा या उन्हें दुरुस्त किया? क्या ऐसा नहीं है? क्योंकि PTI के दौर में जो कीमतें थी या चीजें थी वो कुछ और थी और PDM ने फिर यकसर तब्दील कर दी। देखें, पीडीएम ने क्यों तब्दील की, मुझे ये बताएं कि क्या पीडीएम वालों को नहीं पता था कि अगर इसको तब्दील करेंगे तो इसके कोई रिपरकशंस हैं, इसके कोई सियासी जो कीमतें हैं हमें अदा करनी पड़ेंगी? तो कोई भी देखें, पीडीएम वाले भी सियासी जमातों के एक वो गुलदस्ता थे
तो अगर उन्होंने चीजें बढ़ाई थी तो कीमतें बढ़ाई थी तो इस वजह से बढ़ाई थी कि इमरान खान की हुकूमत जो मुआहदे करके गई थी आईएमएफ के साथ, वो इमरान खान वर्सेस आईएमएफ नहीं थे, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस आईएमएफ थे। इमरान खान ने तो जाती दफा जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बजाय जो इसने मुआहदा किया था आईएमएफ के साथ, उसको कम कर दिया। और उसका आपको फिर पता कि जो वो कीमत जो है वो पीडीएम हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ी कि कई महीने तक आईएमएफ ने हमारे साथ मुआहदा ही नहीं किया, उन्होंने हमारे साथ जो है वो जो डायलॉग्स ही नहीं किए। तो एक ऐसा मुल्क जो कि चल ही कर्जों पे रहा हो, मतलब सैडली देखें। अब इसमें भी एक मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2016 में, टू बी वेरी प्रिसाइज, अगस्त सितंबर 2016 में आईएमएफ को गुड बाय कहा था उनकी हुकूमत ने। उन्होंने अपना, मैं क्रेडिट दूंगा मोहतरम इसहाक डार साहब को कि जब वो उस वक्त वजीर खजाना थे, उन्होंने आईएमएफ का जो प्रोग्राम जो है वो खुश असलूबी से कंप्लीट किया है। उसके बाद से लेके जब तक इमरान खान और असद उमर जब वजीर खजाना बने, उस वक्त तक पाकिस्तान आईएमएफ के पास नहीं गया था। तो क्या वजूहत थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर आईएमएफ को गुड बाय कहती है और इमरान खान आने के बाद जो है आईएमएफ को दोबारा ऑन बोर्ड लेता है, और फिर जब छोड़ के जाता है तो पाकिस्तान का हाल ये करता है कि जिस वक्त ये छोड़ के गए थे, इनकी हुकूमत का एक एक बंदा, मतलब आप शबर जैदी को देख लें, आप शौकत तरीन को उठा के देख लें, एक एक बंदा ये कहता था कि पाकिस्तान आज डिफॉल्ट करेगा, पाकिस्तान कल डिफॉल्ट करेगा, कल नहीं किया तो परसों तो लाजमी डिफॉल्ट करेगा। और ये लोग तो यहां तक कहते थे, एक शबरजादी का इंटरव्यू मैंने सुना, वो कहता था कि पाकिस्तान इज ए डिफॉल्ट एंटिटी, अगली बात करें। मतलब ये लोग तो अल्लाह माफ करे पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की खुशखबरियां सुनाते थे, बगलें बजाते थे। और अल्लाह का शुक्र ये है कि हम लोगों ने गैर मकबूल फैसले करके अपनी सियासत को स्टेक पे लगाते हुए हमने पाकिस्तान को बचाया है, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है। ठीक है, तो ये लोग तो हाँ जी घंटों मिनटों की जो ना डेटें देते थे। ठीक है हाशमी साहब, हम करंट सिनेरियो पे थोड़ा सा आते हैं। मेरा सवाल अभी तक वही है, वो जाती दफा शेख रशीद ने, लास्ट बात करूंगा, शेख रशीद ने ये तक भी कहा था कि इमरान खान जाते हुए मुआशी बरूदी सुरंगे बिछा गया है। तो ये देखें, ये इतराफात हैं कि पाकिस्तान मुखालफत में ये लोग किस हद तक गए थे। ठीक है, करंट सिनेरियो पे हम आएंगे। तो मेरा सवाल अभी भी वही है कि जो करंट सिनेरियो अभी बना हुआ है, जो अभी चैलेंजेस हैं आपके, क्या आप उन पे काम कर रहे हैं या कि हुकूमत ने आंखें बंद की हुई है? मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। हमें ज्वाइन किया है नुसरत वाहिद साहिबा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, आपका बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा। क्या मेरा सवाल दूसरा होगा आपसे, लेकिन पहले मैं चाहूंगा इस पे थोड़ी सी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि क्या आपने 150 रुपए पे पेट्रोल छोड़ा, डॉलर कम था, तो ये आपने आईएमएफ से जो मुआहदा किया हुआ था आप उसके अगेंस्ट चली गई? आपकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ जो है उसने वादे किए हुए थे आईएमएफ से, और उन वादों को आपने जो है वो तोड़ दिया, वो वादे नहीं निभाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को इतना बड़ा धचका लगा कि डिफॉल्ट की हद तक चला गया, और फिर उसके बाद गैर सियासी जो है वो गैर मकबूल फैसले करने पड़े पीडीएम को आके, बकौल राशिद हाशमी साहब के। तो क्या ऐसा सिनेरियो था? नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है? नुसरत साहिबा अपना माइक शायद आपने म्यूट रखा हुआ है। आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी आपकी आवाज आ रही है मुझे? अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी आवाज आ रही है जी। मेरा सवाल आपने सुना या मैं रिपीट कर दूं? जी मैंने सुना आपका जी सवाल। मैं उनकी बात भी सारी सुन रही थी बैठ के आराम से। देखिए ये जो बातें कर रहे हैं कि ये हमारी हुकूमत गई तो उसने बारूदी सुरंगें बिछा दी, ये एक्चुअली हमारी हुकूमत नहीं गई, उस वक्त नहीं कहा गया। ये साहब डार ने जब ये 17 में छोड़ के गए थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम वो चीजें छोड़ के जा रहे हैं, इस तरह की बारूदी सुरंग बिछा के जा रहे हैं कि आने वाली हुकूमत 3 साल तक संभल नहीं पाएगी। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि कोरोना डेज के बावजूद हम 6.2 तक गए, हमारी इकोनॉमी तरक्की करती गई, हमारी इंडस्ट्रीज 100% पे काम कर रही थी। फैसलाबाद जैसी इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूर कम पड़ जाते थे तो दूसरे शहरों से लाके बुलाए जाते थे। हमारे 40 साल में कभी कोई डैम नहीं बना था, वो डैम के ऊपर काम शुरू हुआ। फिर उसके बाद आप देखें कि वो कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो नहीं सोचा गया और नहीं करने की कोशिश की गई। आप देख लें शेल्टर होम देख लें, यूथ प्रोग्राम देख लें, ओल्ड एज प्रोग्राम देख लें, और उसके अलावा बेइंतहा ऐसी चीजें थी जिसके ऊपर काम कर रहे थे हम लोग, और वो सब कुछ हो रहा था जिसकी वजह से आप देखिए कोरोना में हम गए हैं 0.2 पे,
और उसके बाद उठ के 6.5 पे गए जब हमारी हुकूमत थी। तो कुछ काम हो रहा होगा तो ये हुआ है ना। IMF से कर्जा लेने की जहां तक बात थी, खान साहब ने कहा था कि मैं नहीं लूंगा, मैं खुदकशी कर लूंगा। तो मैं इसको इस तरह लेती हूँ कि इंसान जब किसी के आगे हाथ फैलाता है तो आधे से ज्यादा तो वो सब मर चुका होता है। उन्होंने 1.5 साल तक पूरी कोशिश की कि मैं किसी न किसी तरह इसको अवॉइड करूं और ना लूं कर्जा, लेकिन जाहिर है जो हालात थे मुल्क के उसके हिसाब से लेना पड़ रहा था कि कोरोना है, फिर आप देखें टिड्डी दल आया, फिर सैलाब आया, फिर पता नहीं क्या क्या चीजें हुई जिसकी वजह से इकोनॉमी को संभालना बेइंतहा जरूरी था। इसलिए हम लोगों ने वहाँ IMF से कर्जा लिया और फिर 10 रुपए पेट्रोल पे कम किया था, इससे ज्यादा कम नहीं किया था। लेकिन उसके बावजूद हमारा तो ये हाल था कि ना, वो जिस तरह सास अपनी बहू को कहती है ना कि आटा गूंथते हुए हिलती क्यों हो, कि कोई काम हो कोई चीज हो इन लोगों ने क्रिटिसाइज करना ही करना हर हाल में होता था। कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये कोई चीज हो रही। अब जो कुछ इन लोगों ने किया है, क्यों नहीं कोई मीडिया बोलता, क्यों नहीं कोई कुछ बोलता, क्यों नहीं अब जाके माइक डालते लोगों के मुंह में और उनसे पूछते कि कितनी महंगाई हो गई है या कितनी चीजें सस्ती हो गई हैं, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। इकोनॉमी 0.29 पे है, 57 अरब रुपया ये इंटर बैंकों से महीने का कर्ज लेते हैं। मुझे बताइए 3 करोड़ पर डे का कर्ज ले रहे हैं, ये कह रहे हैं इकोनॉमी बेहतर हो रही है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने कीमत कम कर दी तेल की, उसकी बिजली की, और वो पेट्रोल की कीमत वही की वही है। पूरी दुनिया में पेट्रोल आधे से भी कम हो गया है हमारे जमाने के हिसाब से। बिल्कुल, ये बात तो फैक्ट है, ये बात तो फैक्ट है कि अभी जो आलमी वो कीमतें हैं वो काफी हद तक 7% तो अभी रिसेंटली कम हुई है आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं, लेकिन उस हिसाब से हमें वो रिलीफ नहीं मिला, वो रिलीफ नहीं मिला, किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा है। सिर्फ रिलीफ मिल रहा है लीज को। ये अपनी असेंबली में जाके इन्होंने 100% अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। हम लोगों की एक 160 होती थी, इनकी 10 लाख के करीब तनख्वाह बढ़ गई है। इनके मिनिस्टर्स की तनख्वाहें देखिए, इनके इतनी ज्यादा इन्होंने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं कि इनको असेंबली के 240 लोगों को निकालना पड़ा जॉब से। अब ये 240 लोग नहीं होते, ये पता नहीं कितने हजारों लोग होंगे जो बेरोजगार हुए हैं उसमें, क्योंकि 240 की फैमिलीज हैं। एक एक फैमिली में एक बंदा कमाने वाला होता है और 5 खाने वाले होते हैं। कभी ये लोग सोचते हैं गरीबों के लिए चलें। अच्छा, मैं थोड़ा सा करंट जो मौजूदा हालात है मैं चाहूंगा कि उस पर थोड़ी सी बात करें क्योंकि वक्त हमारे पास मुख्तसर है। तो हाशमी साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि जो महाज मुल्क के अंदर हुकूमत के खिलाफ खुले हैं, जैसे KPK की सूरत हाल है, बलूचिस्तान की सूरत हाल है, सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन अब सिंध के साथ भी आपके मामला थोड़े से टिल्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी गवर्नमेंट की? देखिए जी, जहां तक तो सिंध का ताल्लुक है, रात को आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तकरीर सुन ली और उन्होंने एक बड़ा अच्छा गुड जेस्चर दिया। उन्होंने कहा कि वफाक के साथ हम खड़े हैं। तो मतलब है कि इसको विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट के उसमें हमें तमाम लोगों को, लेकिन उन्होंने साथ एक जुमला और भी कहा जो कि आपने जरूर सुना होगा। उन्होंने कहा कि अगर अवाम के साथ, सिंध की अवाम के साथ खड़ा होना पड़ा या शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ खड़ा होना पड़ा तो हम सिंध की अवाम के साथ खड़े होंगे, ये भी उन्होंने कहा। बिल्कुल इसी तरह ये हर हुकूमत का ये है कि वो अपने अवाम के साथ पहले लेके चलती है, क्योंकि उन्हीं ने उनको मुंतखब करना होता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आपको वफाक के साथ खड़े होने की जरूरत होती है तो उसमें वफाक के साथ खड़े होने का मैसेज ये अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से आया तो ये बड़ी खुशाइंद बात है और इसको सारों को सेलिब्रेट करना चाहिए, बीइंग ए लॉयल पाकिस्तानी। ठीक है, अगेन मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं सर्टिफिकेट बांटता फिरूंगा कौन लॉयल है कौन डिसलॉयल है, लेकिन चंद हकायक हैं कि जिसकी बुनियाद पे मैं वो आपके सामने अगर रखूंगा तो आपके जो नाजरीन हैं, आपके जो देखने वाले हैं, उनके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। कि ये जब इमरान खान ने ये इक्तराफ किया था कि उन्होंने कोई 45,000 जंगजू ला के जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आबाद किए हैं, उसके बाद से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिलखसूस जो है KPK, जहाँ पे पिछले को 12-13 साल से इमरान खान की जो है वो हुकूमत मौजूद है, वहाँ पे लोग माइग्रेट करके जो ना पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में खुसूसन जो है इस्लामाबाद पंजाब वाली साइड पे आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे इनके जो MPs हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, उन तक को जो ना भत्ते की पर्चियां वसूल होती हैं और ये लोग वहाँ पे देते हैं। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये इनके अपने जो सिटिंग MPAs हैं KPK की हुकूमत के उन लोगों के ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट है, इतराफ आते हैं। देखिए इल्जाम नहीं है, इल्जाम लगाने बैठेंगे तो पता नहीं हम क्या एक करेंगे। अच्छा, अब जब इन लोगों को किसी भी दायरा कार में लाते हुए, जब 40 साल हमने अफगान भाई, अफगान रिफ्यूजीज को हमने जो पाला है और आज वो हमारे खिलाफ किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं कोई इस तरह की खिलाफी बात नहीं करना चाहते यहाँ पे। अब जब हम ये कहते हैं कि अब अफगानिस्तान में हालात जब बेहतर हो गए हैं तो हमने कोई सारी जिंदगी उनको पालने का ठेका तो नहीं लिया हुआ।
अब वो अपने घरों को जाएं तो अली अमीन गंडापुर साहब जो कि उस सूबे के वजीर आला है कि जहां पे इस टाइम सबसे ज्यादा तकरीबन शोरिश हो रही है, तो बजाय इसके कि वो ये कहें कि हाँ जी हम लोग अपने सूबे में अमन और अमान की जो सूरत हालात को बेहतर करेंगे ताकि एक आम आदमी जो है बच्चे के बगैर वहां पे काम कारोबार कर सके, उनको कराची में, उनको लाहौर में आके, इस्लामाबाद में आके अपने काम कारोबार ना करने पड़े, तो ये कहते हैं जी हम जो ना वहां पे वफाक के खिलाफ खड़े हैं, हम लोगों अफगानियों को नहीं निकालेंगे, वो इस तरह है, वो इस तरह है। अब बात ये है कि अफगानियों के अगर उनके मुल्क में हालात बेहतर हैं तो उनको क्या मतलब 40 साल पा लिया है, हमारी तो जिंदगी है, जब जब से हमने होश संभाला हमने देखा कि हम लोग बिल्कुल बिल्कुल ये बात ऐसे है, ये फैक्ट है। मैं इस पे चाहूंगा कि जो है वो नुसरत वाहिद साहिबा आप इस पे क्लियर कमेंट दें, क्योंकि क्यों नहीं इसके ऊपर ये दोनों वफाक का साथ देते जी। अच्छा, इसमें भी विफाक के आप आमने सामने खड़े हैं, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी है। कोई भी स्टेट है जब उसकी कोई पॉलिसी इस किस्म की आती है तो जाहिर है तमाम सियासी जमातों को सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इन तमाम एजेंडाज पे एक पेज पर होना चाहिए। तो अब अफगान मुहाजिरीन की वापसी की जब बात आती है तो वहां पे भी अब बड़ी क्लियर कट सीएम केपी के जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई और उन्होंने कहा जी कि हम फैसिलिटेट भी करेंगे, हम उन्हें रखेंगे। हालांकि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में और स्पेशली केपी के में ज्यादातर दहशतगर्दी जो है वो इंपोर्ट शुदा अफगानिस्तान से है, ठीक है, वहीं से दरअंदाजी होती है, वहीं से मामलात खराब होते हैं। तो उसके बावजूद एक अलग पीटीआई एक अलग डगर पर क्यों है? जी नुसरत वाहिद साहबा। जी नुसरत वाहिद साहबा हमारे साथ मौजूद है? गालिबन हमारा राबिता जो है वो मुनक़ता हो गया, दोबारा से कोशिश करते हैं नुसरत वाहिद साहबा को लेने की। अच्छा हाशमी साहब, बात यह है कि अब आपकी हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी होगी इन तमाम मामलात का, क्योंकि आज वजीर इत्तलात आपकी जमात के पंजाब की जो अज़मा बुखारी हैं उन्होंने बड़े थोड़ी सी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की। उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो जो है वो जलसे में ना लोगों को वो उकसाएं बल्कि आके बाट करें और मामलात को जो है वो सियासी इशू ना बनाया जाए कि सियासी इख्तलाफात सामने आए। तो बड़ी एक उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी हमें हट के नजर आई, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक स्टूडेंट लेवल से मतलब पॉलिटिक्स कर रहा हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इस तरह की कोई इख्तलाफी बात करनी चाहिए कि हमें जो ना वो चीजों को पॉजिटिव ही देखना चाहिए। स्टिल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं ये कहता हूँ कि अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है तो मैं उसकी उनकी जो ऐसी इख्तलाफी बात को लेके इशू नहीं बनाऊंगा। मुझे अगर कोई आधा गिलास पानी का दिखाता है तो मैं इसे आधा खाली नहीं कहता, मैं आधा भरा हुआ कहता हूँ। तो उन्होंने जो अच्छी बातें की हैं उनको मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स उनको अप्रिशिएट करता हूँ, और जो उनके कंसर्न्स हैं, जो उनके जो अपने अवाम को लेके जो उनके इश्यूज हैं उनको मिल बैठ के जो ना वो हल किया जा सकता है और किया जाना भी चाहिए, बजाय इसके कि देखें हमारा हमेशा से 2006 के बाद से मैं एक बात करता हूँ, देखें मसाके जमहूरियत से पहले हमने भी आपस में बड़ी जो ना वो लड़ाइयाँ लड़ी आपस में एक दूसरे के साथ, खिंचा तानी, लेग पुलिंग रही। मसाके जमहूरियत के बाद भी काफी कुछ होता रहा है। नहीं, उसमें देखें फरहान साहब, उसमें मसाके जमहूरियत के बाद जितनी भी चीजें हुई है ना वो इशू बेस्ड हुई। उसमें आप सबसे बड़ी मैं आपको मिसाल दूंगा कि जब ये बुकला की तहरीक चली हमने बिल्कुल एक लॉन्ग मार्च निकाला और 1 पॉइंट एजेंडा था, और जब वो रात को गिलानी साहब ने जजेस को बहाल कर दिया जो उस तहरीक के नतीजे में, तो हम लोग गुजरांवाले से वापस चले गए और इमरान खान को आखिर तक ये गिला था, लो जी ये छोड़ के चले गए हैं, ये क्यों नहीं आगे इस्लामाबाद गए। भी हम लोग को हुकूमत गिराओ तहरीक लेके तो नहीं निकले थे, हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि जो जजेस को बहाल किया जाए। जब वो रात को गिलानी साहब ने बहाल कर दिया, हम लोगों ने वहीं से अपने जो बोरिया बिस्तर लपेटा और वापस आ गए। तो इसमें हमने लेग बुलिंग नहीं की, और इसी तरह से कई मौकों पे पीपल्स पार्टी वालों ने भी अगर उनके किसी चीज को लेकर इख्तलाफात थे वो आके हमारे साथ। चलिए सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हम नेशनल एजेंडाज या नेशनल इश्यूज जो हैं उन पर बात करें। नुसरत वाहिद साहिबा ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। नुसरत साहिबा, क्या वजह है हम मुहाजिरीन की वापसी की बात कर रहे हैं? अफगान मुहाजिरीन की वापसी पर तहरीक इंसाफ का एक अलग एजेंडा नजर आता है, हालांकि ये वो इशू है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी है वो अफगानिस्तान से इंपोर्ट हो रही है, ठीक है, इंडिया उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अफगानिस्तान में केपीके को बहुत ज्यादा मुतासिर कर रहा है, वहां पर दरअंदाजी की जा रही है बाकायदा तौर पर। तो क्यों फिर एक अलग स्ट्रेटेजी, एक अलग प्लानिंग, एक अलग बयानिया नजर आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो जिस वक्त हमारी हुकूमत, बाजवा साहब ने ये आइडिया फ्लोट किया था और फैज हमीद ने कि हम उनको अफगानियों को और जो भी तालिबान थे उनको लाके पाकिस्तान में बसाते हैं,
तो ना सिर्फ ये कि खान साहब ने मुखालफत की थी, बल्कि केपी से भी सब लोगों ने मुखालफत की थी, और हमारे तमाम जो मीटिंग्स थी उसमें हम सब ने बुरी तरह इस बात की मुखालफत की थी कि तालिबान को नहीं लाना चाहिए। फिर हमारी हुकूमत चलेगी और उसके बाद उनको लाया गया। लाने वाले जर्नैल थे, उसके अलावा कोई नहीं था। उन्होंने ला के उनको बसाया और फिर उसके बाद जाहिर है वो आस्ता आस्ता वो कहां से कहां चले गए। अब जहां तक अफगानियों की बात है, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा इस पे। पिछले 40 बात कंप्लीट होने दीजिए, बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर कीजिए। जी नुसरत साहब, 40 साल से अफगानी हमारे मुल्क में रह रहे हैं, और उनको अगर वापस भेजना है तो किसी बहुत अच्छे तरीके से उनको वापस भेजना चाहिए। दुश्मनी मोल लेने की जरूरत नहीं है उनसे, क्योंकि अफगानी हमारे भाई हैं और हम जानते हैं कि उनके साथ लड़ाई करना हमारे बेगुनाह शहरियों का खून हो रहा है, वहां से दरअंदाजी हो रही है, बाकायदा तौर पर वहां से दहशतगर्दी हो रही है। बेगुनाह शहरी जो है उनको अफगानी जी, तो फिर कैसे हम ये बयानियां बना सकते हैं कि हम अभी भी उनके साथ जो है वो नरम गोशा इस्तेमाल करें? देखिए, मैं ये नरम गोशा अफगानियों के लिए जो यहाँ पे रहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं उनकी बात नहीं कर रही कि जो वहां पे दहशतगर्दी कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में रहते रहे, उनके यहाँ पे कारोबार हैं, उनकी शादियां हुई, उनकी दूसरी तीसरी जनरेशन है। जिस तक अभी इराशी साहब फरमा रहे थे कि हमने बचपन से ये सुना, तो एग्जैक्टली हमने भी बचपन से यही सुना कि वो आ रहे हैं जी, वो आ गए हैं, वो अफगानी को हम पनाह दे रहे हैं, वो हमारे भाई हैं, सब कुछ है। तो अब जब निकाल रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि उनको इस तरह एकदम 1 दिन के और 10 दिन के नोटिस पे नहीं निकालना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से उनको करके कि भाई अब आप लोग जाएं यहाँ से, हमारा आपका काम खत्म हो गया, आपका मुल्क में अब पुरअमन है, आप लोग वहां जाके रहें। लेकिन इस तरह निकाल के एक ही दिन में, जिस तरह मैं देखी है फुटेजेस इस तरह की, कि वो किस तरह कोयटा के वो जो जगह है वहां से वो सारे जा रहे हैं और बेहाल हैं बिल्कुल। औरतें पता नहीं किसके ऊपर लगी हुई हैं और अजीब हालत है बिल्कुल। जब इस उसमें जाएंगे तो आप बताएं, आपकी सारी उम्र की हुई नेकी तो खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। कि वो तो उनको ये याद रहेगा कि किस तरह इन्होंने हमें निकाला। अगर गंडापुर ने ये कहा था कि मैं इन लोगों से बातचीत करूंगा, चले ठीक है नुसरत साहिबा, मैं दोबारा से आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे लेता हूं। देखिए एक मिनट जी अपनी बात कंप्लीट करें। कि अमेरिका को मजबूर किया था खान साहब ने कि उनके साथ बातचीत करें, और उनको गोल्डमेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है उनकी, कहीं किस कतर में या कहीं और उनकी मीटिंग हुई है, और उसके बाद से हालात उनके बेहतर होना। ठीक है, बिल्कुल वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन उसके बाद के हालात भी हमारे सामने है ना। उसके बाद भी जाहिर है हमारे मुल्क में जो हालात बन रहे हैं, हमें मुआशी मसाइल का सामना है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मैं तो यही कह रही हूँ ना कि लेके आने वाले बाजवा साहब और फायज वो जो दूसरे थे जनरल, वो ये। लेकिन हुकूमत तो आपकी थी ना। देखिए नुसरत वाहिद साहिबा, इससे बरी जिम्मा तो नहीं हुआ जा सकता ना, क्योंकि मुल्क में हुकूमत है। अभी अगर दहशतगर्दी हो रही है तो हम सवाल करते हैं करंट गवर्नमेंट से, हम करंट गवर्नमेंट से सवाल करेंगे ना। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं जी। अच्छा राशिद हाशमी साहब, बिल्कुल मैं आपका रिस्पांस इस पे लेता हूं। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, चेयरमैन तहरीके जवानाने पाकिस्तान और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस बड़ा जबरदस्त करते हैं। उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है दहशतगर्दी के हवाले से, और जो अफगान मैटर है इस पर उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगर हम कंपैरिजन थोड़ा सा करें केपीके के जो हालात हैं, जो दहशतगर्दी की एक लहर है, और बलूचिस्तान में इस वक्त जो दहशतगर्दी की लहर, दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो इस पे क्या तजिया होगा, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जहां तक अगर केपी और बलूचिस्तान को देखा जाए तो यकीनन इसमें बैरूनी हाथ जो है वो हम बिल्कुल देखते हैं, और उसकी वजह सबसे बड़ी है कि 2642 किलोमीटर लंबा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ जुड़ रहा है, और अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से अमेरिका ने दानिस्ता तौर पर असला छोड़ के गया, जो कि तकरीबन $7.12 बिलियन का है, जो कि एक मेरे ख्याल में मीडियम साइज्ड जो कंट्री होती है उसके पास भी इतना असला मौजूद नहीं होता। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो दुनिया का जदीद तरीन असला है, और वो असला जो है वो दहशतगर्दों के हाथ में आ रहा है। एक वो दहशतगर्द हैं जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान में अमल कर रहे हैं, लेकिन जब उनके पीछे जब हम खोज लगाते हैं तो उनके डांडे जाके अफगानिस्तान से जाके मिल जाते हैं। अब दोहा मुज़ाकरात जो हुए थे उसके अंदर जब इनखला हुआ, उसके नतीजे के अंदर, और अमेरिका ने अपने साथियों समेत वहाँ 48 जो उनके मेंबर्स थे जो आईएसएफ फोर्सेस के,
तो अब उसके बाद से एक मुआहदा ये हुआ था कि दहशतगर्दी के लिए कोई जगह जो है अफगानिस्तान में नहीं दी जाएगी, ना उसको आमाजगाह बनने दिया जाएगा और ना किसी पड़ोसी मुल्क बिलखसूस पाकिस्तान पे कोई कार्रवाई होगी। लेकिन उस हवाले से हमने देखा कि जब हमारे साबिक DGI जनरल नदीम अंजुम साहब थे, वो और ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान तशरीफ ले गए और इररिफ्यूटेबल जो उन्होंने एविडेंस दिया और बताया कि ये वो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है वो इसके ऊपर अमल नहीं करना चाहती, जो कि मेरे ख्याल में शरई तौर पर भी गलत है, इखलाकी तौर पर भी गलत है और मुआहदा जो किया दोहा उसके हवाले से भी गलत है। अब अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बात की जाए तो जहां अभी हमारी यहाँ मौजूद पैनलिस्ट बात कर रही थी, तो मैं समझता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा को बरीज़मा करार नहीं दिया जा सकता। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अपने बहुत सारे मसाइल हैं, बजाय इसके कि वो खारजी अमूर पे जो है जाके बातचीत करें। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अफगानी जो हैं उनको जो है मेरे ख्याल में उनके साथ रवैया जो है उसके अंदर असर नौ उस पर जायजा लिया जा सकता है। लेकिन क्या ये आज के दिन की बात हो रही है उनको इनखला की या पहले की बात की गई है? देखिए, इसमें दो बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात यह है कि जब अफगानिस्तान कह रहा है कि हमारा जो मुआशी इस्तेहकाम है वो पाकिस्तान से बेहतर है, डॉलर जो है हमारा पाकिस्तान की निस्बत सस्ता है और इसी तरीके से जो हमारा सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो पाकिस्तान से बेहतर है, तो भाई जब अपना मुल्क आ गया उनका तो फिर आप अब वापस क्यों नहीं जाते? नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये कोई 10 दिन के अंदर 20 दिन की बात नहीं है। क्या ये हकीकत नहीं है कि अनवारुल हक काकड़ साहब जब वजीर आजम थे निगरान, तो उस जमाने में ये इनखला का डेट दी गई थी, तो फिर ये तो बातचीत चल रही है ना। और उसके बाद अगर और फिर सबसे बढ़कर यह है कि अभी आप अमेरिका में देखें, जहां बेड़ियों में ये वो लोग थे, ये दहशतगर्द नहीं थे, कोई और नहीं थे, बल्कि ये वो भारतीय शहरी थे जो वहां अमेरिका में रह रहे थे। और जिस दिन नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, उनको बेड़ियां और हथकड़ियां लगा के फौजी जहाज के अंदर बिठा के उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो दुनिया के अंदर अगर हम ये सिर्फ कहते हैं कि हाँ, जो लोग पाकिस्तान समेत अफगानियों के समेत अफ्रीकियों के समेत उन लोगों के जो दीगर ममालिक से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो रोहिंग्या के हैं, अराकान के हैं, जहां के भी हैं, भाई आप रजिस्टर कर लें पाकिस्तान के साथ। ये तो कोई मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर कहीं ऐसा कानून नहीं है कि आप बगैर रजिस्टर किए जो है वो चले जाएं। तीसरी बात यह है कि जो तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात की अभी बात की गई, तो उस टाइम पे तो जो हुकूमत थी उस वक्त की तहरीक इंसाफ की, वो तो क्रेडिट ले रही थी। आज ये जनरल बाजवा को जो है वो ये बात कर रहे हैं, ये कौम की जो यादाश्त है वो कमजोर नहीं हो सकते। कौम की यादाश्त मेरे ख्याल में नुसरत साहिबा मुझे बात करने दीजिए, मैंने आपकी बात बड़े तअम्मुल से सुनी है। तो देखिए, जहां तक ताल्लुक है उस टाइम पे तो इसका क्रेडिट लिया जा रहा था। और दूसरी बात यह है कि आईने पाकिस्तान के तहत खारजा अमूर का मामला जो है वो वफाक का होता है और वफाक को मेरे ख्याल में इस मामलात के ऊपर हाँ सूबे से जब पूछा जाए या सूबा अगर उसमें कोई राय देना चाहता है तो वो बिल्कुल राय देने का हक है। लेकिन आपको याद होगा कि अफगान नाजिमुल अमूर पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा जा रहा था, अली अमीन गंडापुर साहब वहां खड़े थे, सारी का वहां लोग खड़े थे, लेकिन वो बैठे रहे ना उसके ऊपर एहतजाज किया गया। होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान का कौमी तराना अगर पढ़ा जा रहा है और ये तमाम वो अफगानी हैं जिनको पाकिस्तान का कौमी तराना और उर्दू जबान बखूबी वाकिफ है और ये पढ़ते रहे हैं माजी के अंदर और वो वहां बैठे हुए थे, तो क्या एहतजाज वहां वजीर आला जो कि पाकिस्तान के वजीर आला हैं, क्या उनको नहीं चाहिए था कि वो करते? दूसरी बात है बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान के अंदर जो है इस टाइम पे जो जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं वो आज की नहीं कर रही बल्कि काफी अरसे से काम हो रहा है और उसके अंदर कुलभूषण यादव को हमें बिल्कुल फरामोश नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अब ऐसी सूरत के अंदर मेरे ख्याल में हमें ये सोचना होगा, हमें ये फैसला करना होगा और खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान दोनों के ऊपर जो वफाक ने बिलियंस खर्च किए और तकरीबन 591 अरब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को दिया गया और इसी तरह से जो है बलूचिस्तान को दिया गया, तो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट
और पुलिस की जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी वो क्यों नहीं हुई? क्या वजह है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का 96% बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी तनख्वाहों और उनकी जो पेंशन हैं उस पे चला जाता है? तो यानी कि जिस सूबे में इतनी दहशतगर्दी का जो है वो अंबार लगा हो, उसमें आप सिर्फ 4% उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल में क्राइम के जुमरे में आता है और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल मसला यहाँ यह है कि इस टाइम पे जो हमारे पास दहशतगर्दी की इन्वायरमेंट है ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल है। वफाक को भी अपना वो किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि वफाक की जो पॉलिसी है इंटीरियर की, दाखिला पॉलिसी, वो मेरे ख्याल में गैर तसल्ली बख्श है। और इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई मेरे ख्याल में उसके ऊपर मेरे ख्याल में शदीद कौम को जो है एतराजात हैं। और खैबर पख्तूनख्वा हो गया या बलूचिस्तान हो गया, ये तो अब असर की नमाज के बाद लोग बाहर नहीं निकल सकते, खासतौर पे वो इलाके जो कि पुराने फाटा के साथ जो है वो लगते हैं, या बलूचिस्तान के अंदर कुछ जो बलोच बेल्ट के इलाके हैं जिनके अंदर मस्तूंग हो गया, बेला हो गया, इसी तरीके से जो आवारान हो गया, झालावान हो गया, शारावान हो गया, ये वो तमाम इलाके हैं जो कि मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल इलाके हैं और आजकल इनके ऊपर हमें कंट्रोल अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। बड़ी डिटेल और बड़ा कंसाइज किस्म का आपने जो है वो सारी इस सूरत हाल को एक्सप्लेन की है। अच्छा, अब हाशमी साहब बात यह है कि जैसे अब्दुल्ला साहब भी अब ये बात कर रहे थे कि विफाक की जिम्मेदारियां हैं कुछ, क्योंकि ये कौमी इशू है। एक तो ये कि सियासी जमातों को ऑन पेज लेना बहरहाल विफाक की जिम्मेदारी बनती है, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, तो उसके लिए क्या इकदाम किए गए? अभी केपीके वालों से आपकी क्या बातचीत हुई? सीएम के साथ आपकी क्या बातचीत हुई? उसके अलावा उनका यह कहना है कि हमें हमारा जो हिस्सा है वो फंड्स हमें उस तरह से नहीं दिए जा रहे, ये भी थोड़ा क्लियर करें। और साथ नेशनल एक्शन प्लान जो है उससे अभी तक क्यों इतना बड़ा वाकया हुआ जाफर एक्सप्रेस वाला, उसके बाद यह कहा जा रहा था कि तमाम जमातों की नेशनल जो है वो कौंसिल का इजलास जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वो तमाम जमातों के साथ एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, नेशनल एक्शन प्लान का जायजा लेकर दोबारा से उसे इंप्लीमेंट करना चाहिए तो उसकी रूह के साथ, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। इस हवाले से क्या कहेंगे राशिद हाशमी साहब? फरहान रजा साहब, पहले तो मैं अब्दुल्ला हारून साहब की बातों को सेकंड करूंगा कि उन्होंने बाय एंड लार्ज जितनी बातें की हैं दिल के साथ वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और मोहतरमा चूंकि अब मौजूद नहीं है, लेकिन मैं एक वन लाइनर कमेंट करूंगा क्योंकि वो अपना करने के लिए आप मौजूद, वो ये है कि उन्होंने कहा कि तालिबानों को जो है वो जनरल बाजवा ने लाके जो आबाद किया, ये गलत बात है। इमरान खान का ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि 45,000 तालिबानों को लाके आबाद किया, जिनमें से 45,000 अफगानियों को लाके यहाँ पे हमने आबाद किया है 45,000, और जिनमें से 5,000 जो ना वो जंगजू हैं, मसल्ला जंगजू हैं। तो ये तो चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और इसके ऊपर ये हमेशा से क्रेडिट देते रहे कि जिसके ऊपर जो मोहतरमा जो ना वो साहब जो ना वो अब इनकारी की पोजीशन में है। मैं थोड़ा सा उन चीजों को आगे लेके चलूंगा जहां पे अब्दुल्ला गुल साहब ने जो चीजों को छोड़ा। अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि ये लोगों ने इनका ये माजी है। देखिए, अभी पोजीशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह पे अगर पाकिस्तान के स्टेडियम में मैच होता है तो ये लोग पाकिस्तान के जो अफगानी जो पाकिस्तान में मौजूद है, यहाँ पे पैदा हुए हैं, यहाँ के स्कूलों में कॉलेजों में पढ़े हैं, यहाँ पे वो रोटियां बेचते हैं, यहाँ पे वो अपना काम कारोबार सारा चलाते हैं, जो यहाँ का खाते हैं, यहाँ का पीते हैं। और वो अगर उनको आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखेंगे, उन्हें कहना कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो, वो नहीं लगाते। भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का मतलब ये नहीं है कि अफगानिस्तान मुर्दाबाद आपको कह रहे हैं। बिल्कुल भाई, हम तो आपको यही कह रहे हैं कि जिस मुल्क का आप रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। अब मैं यहाँ पे यूके में रहता हूँ, यहाँ पे मैं पला बड़ा तो नहीं, सॉरी, मेरी यहाँ पे एजुकेशन भी यहाँ किया, यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। मुझे अगर कोई बंदा ये कहे कि यार आप यूके जिंदाबाद का नारा लगा दो, तो मुझे क्या मसला होना चाहिए इसमें कि यूके जिंदाबाद का नारा लगाओ? उसका मतलब खुदा ना खास्ता ये तो नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही बात। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस मुल्क का खा पी रहे हैं, जिस मुल्क की आबोहवा में आप पल बढ़ रहे हैं, आप उसको जिंदाबाद कह रहे हैं, उसमें आपके किसने कहा कि आपके मुल्क की नफी हो रही है इसमें? एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां पे कहीं पे भी कोई चीज होती है, कुलभूषण यादव नेटवर्क उठा के देख लें। उसके बाद आपने सवाल पूछा कि नेशनल एक्शन प्लान को क्यों नहीं हम नेशनल एक्शन प्लान में हमने तमाम जमातों को दावत दी थी। जो लोग आ गए उनकी बड़ी मेहरबानी, जो नहीं आए तो इंशाल्लाह ताला नेशनल एक्शन प्लान पे जो का तू अमल दरामद होना है। इसमें कोई ऐसी किसी बंदे को भी ये मतलब कि हर जो स्टेक होल्डर्स हैं
वफाकी हुकूमत है, जो हमारे इदारे हैं, वो इस चीज के ऊपर, उसके ऊपर कोई भी ऐसी सेकंड ओपिनियन नहीं है कि किसी भी दहशतगर्द को, डिजिटल दहशतगर्द को, या उसके सहूलतकार को, या उसकी इफ एंड बट वाले हमायती को यहाँ पे कोई जो रहने की या उसको जो ना कोई लिवरेज मिलेगा, ये कोई बंदा भी ना सोचे। और ना ही मेरे ख्याल में कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी वो ये चाहता है। फिर कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सामने क्यों नहीं आ रही हाशमी साहब, और उसके साथ फिर नेशनल इलेक्शन प्लान के हवाले से प्रॉपर्ली हमारे सामने कोई इस तरह की कोई आपकी हुकूमत की जानिब से कोई बयानिया सामने नहीं आ रहा। कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक बड़ा सख्त और बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया गया दहशतगर्दों को, उनके सहूलतकारों को बजाय, सियासी जमात के तौर पे आपकी जिम्मेदारी बनती है। बलूचिस्तान में देखिए बीएनपी मेंगल वाले अभी तक बैठे हुए हैं, एहतजाज हो रहा है, लेकिन आज एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन कोई स्ट्रेटेजी आपकी नजर नहीं आ रही, ना आपकी गवर्नमेंट की जानिब से नजर आ रही। देखें, वजीर आजम खुद वहां पे गए हैं। वजीर आजम ने कभी ये नहीं कहा था कि जिस तरह इमरान खान ने वहां पे जो हजारा बरादरी के लोग अपने प्यारों की लाशें रख के बैठे थे कि ब्लैकमेल कर रहे हैं, वजीर आजम अगले दिन गए हैं इस वाकये के। उन्होंने वहां पे जाके जो जो चीजें करनी है, और देखें जो कल कोर कमांडर प्रेस जो मीटिंग के बाद जो उन्होंने एलामिया जारी किया है, उसके ऊपर हुकूमत और जो हमारे अफवाज पाकिस्तान है वो एक ही पेज के ऊपर है। बल्कि हुकूमत नहीं मैं कहूंगा, बल्कि तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानी, बिल्कुल किसी भी खास सियासी जमात से उनका ताल्लुक हो। मैं कुछ चंद एक सियासी जमातों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनके अपने को पॉलिटिकल एजेंडाज होंगे कि वो अगर कोई चोरी के मुकदमे में अपने करदा गुनाहों की वजह से अंदर पड़ा हुआ है, ओ भाई उसका इससे साथ क्या ताल्लुक है? आप क्यों उसके साथ उसको नफी कर रहे हो? अपने केसेस के अंदर आके इमरान खान साहब जो है वो बेकसूर अदालतों से हो आगे आराम से निकले। आप कह रहे उसको छोड़ें, उसको क्यों छोड़ें? उसको हमने पकड़ा हुआ है, क्या हुकूमत ने पकड़ा है? अपने गुनाहों की वजह से पकड़ा है, मलक रियाज के पैसे एडजस्ट कराने की वजह से पकड़ा है। सारी दुनिया ने देखा, वो कहते हैं जी पैसे वापस आ गए। भाई एक जो है वहां पे जो पटवारी या एक तहसीलदार पकड़ के करप्शन करे 100 अरब रुपए की, और कल को पकड़ा जाए, हुकूमत वो पैसा रिकवर करके वापस खजाने में ले जाए, लेकिन लोग जी पैसा वापस आ गया, पटवारी साहब को क्यों पकड़े या तहसीलदार को क्यों पकड़े? तो इस तरह तो जान नहीं बख्शी जाती ना। आपने तो एक दफा ठीक है हाशमी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हमारा टॉपिक थोड़ा दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा क्योंकि टाइम मुख्तसर है हमारे साथ, अब्दुल्ला साहब अब ये बताइए कि जो नेशनल इलेक्शन प्लान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो अब हुकूमत की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्योंकि बलूचिस्तान में देखें धरना इसी तरह जारी है, और हुकूमत हमें उस तरह से कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही कि तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर लें। ठीक है, सबके अपने अपने सियासी मफादात अपनी जगह, लेकिन बहरहाल जो हुकूमत की जिम्मेदारी है उससे तो आंखें बंद नहीं की जा सकती। और ये सूरत हाल किस तरह से बेहतर हो सकती है कि नेशनल इलेक्शन प्लान अभी तक दोबारा से अपनी रूह के साथ क्यों उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा? रुकावट क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अभी हाशमी साहब ने भी बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की, जामे गुफ्तगू की, लेकिन इसमें मसला यह है कि 2014 में 16 दिसंबर जब सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर रोनुमा हुआ, तो उसके बाद तमाम लोग जो थे वो एक सोच के ऊपर जो है वो कारबंद हुए, और उन्होंने कहा कि जनाब एक हमें नेशनल एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। उसके 20 नुकात में से 4 जो थे वो अफवाज पाकिस्तान के हिस्से के अंदर आए, जिसको वो आज तक निभा रही है। मसला ये है कि उसके बाद मुतअद्दिद हुकूमतें आईं और चली गईं, और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसके नतीजे के अंदर लाखों लोग जो थे वो लुक़्मा अजल बन गए। बिल्कुल, उसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर कोई तो जिम्मेदार है ना? बिल्कुल, क्या ऐसी हकीकत नहीं है कि इन तमाम जिम्मेदारान को जो है कटहरे में लाया जाए, जो कि इस मासूम खून के जो है, जिनके हाथ इन मासूम खूनों के अंदर रंगे में, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर जो है आप देखिए कि अफगानिस्तान को अगर हम देख लें तो सोवियत यूनियन आया, 16 लाख के करीब उसने जो लोगों को जो है वहां शहीद कर दिया। उसके बाद अमेरिका आया और उसके हवारियों ने मिलके इतना मारा कि वहां लाखों लोग जो थे वो शहीद हो गए। अब उन दोनों को तो वो फरामोश कर चुके हैं। पाकिस्तान जिसने यहाँ 40 लाख लोगों को जो है वो पनाह दी और उनको मुहाजिरीन नहीं बल्कि अपने गले से लगाया, अंसारे मदीना का किरदार अदा, वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अंसारे मदीना का किरदार अदा किया, उसको कारोबार में अपने रिश्तों के अंदर उन्होंने मुंसलिक किया।
आज पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच होता है तो पाकिस्तान ने कौन सा गुनाह कर दिया भाई? मैं अफगानियों के साथ, आपको पता है मेरा एक वालिद साहब की जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह के साथ एक ताल्लुक है, और मतलब उस वजह से मैं अफगानिस्तान के बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मेरा दिल दुखता है। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानियत मेरी जो है वो हर सूरत में आगे है। तो वो पाकिस्तानियत जब ये देखती है कि सोवियत यूनियन को अफगानी जो है वो फरामोश करके गले लगा रहे हैं, अमेरिकनों के साथ आज बागराम एयरबेस के अंदर जो है वो उनके तबादला ख्याल जारी है अमेरिकनों के साथ, तो पाकिस्तानियों ने उनको क्या उनका कोई गुनाह किया है? खुदा के लिए पाकिस्तान ने तो जहाद के अंदर हिस्सा लिया, पाकिस्तान ने तो कुर्बानियां दी, मुआशी कुर्बानी दी, खून की कुर्बानी दी, अपने जायदाद की, अपनी जमीन की। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा उनके साथ इज्जत के साथ जो है जो लोग जा रहे हैं, उनके कारोबार वगैरह हैं, उनको औने पौने ना बेचने दिया जाए, जो उनका जायज हक है वो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स जो हैं उन्हें फॉलो किया जाए अखलाकी तौर पर भी, और उन्हें बेहतर तरीके से। लेकिन 40 साल या इससे ज्यादा अरसा हो चुका है, उनकी जनरेशंस हैं और हम पाल रहे हैं, लेकिन हमने किसी भी फोरम पर यह नहीं देखा कि पाकिस्तान की बात आई हो तो अफगान की जानिब से कोई मुस्बत पैगाम आया हो, कोई पॉजिटिव बात की गई हो। यह सारी सूरत हाल हमारे सामने है। बहुत शुक्रिया, हमारे पास टाइम मुख्तसर है। मैं अगर आपकी इजाजत से आखिरी एक जुमला कहना चाहूं। जी, ये सारी चीजें अपनी जगह, क्या अफगानिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तान के नाम से कोई शाहरा मुंसलिक हुई? क्या उन्होंने पाकिस्तान की कुर्बानियों को कहीं ऑफिशियली जो है वो रिकग्नाइज किया? क्या कोई पाकिस्तान के नाम से चौक वहां मनसब किया? क्या पाकिस्तान के कोई जो है वो शोहदा के नाम से कोई आपने यादगार तामीर की? ये है जो दुख वाली बात है, सच्ची जो बात है। बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है। और जहां पर पाकिस्तान की बात आएगी, अफगानिस्तान हो या हमारे कोई भी हमसाया ममालिक हो जिनसे हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान, पाकिस्तानियत जो है वो सबसे पहले है। तो हमने ये देखना है कि अगर पाकिस्तान की तरफ उनका कोई मुस्बत रवैया नहीं है तो कोई भी पाकिस्तानी जो है वो जाहिर है उसका रद्द अमल भी आएगा और इस चीज का उस कहीं ना कहीं दुख और अफसोस जरूर करेगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेरे मेहमानों का बहुत हमीद गुल साहब, राशिद हाशमी साहब, नुसरत वाहिद साहिबा, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह ने